आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज फ्लैश नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सिंह। सबसे पहले बात करते हैं संगीता सिंह की, जिन्हें सीबीडीटी के चेयरपर्सन पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से आज जारी किए गए आदेश और उसके साथ ये अतिरिक्त जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाली गई। 1986 बैच की भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी हैं संगीता सिंह। दरअसल जेबी महापात्रा कल हुए थे सीबीडीटी प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त रिटायर। महापात्रा को पिछले साल सितंबर में नियुक्त किया गया था पूर्णकालिक चेयरमैन। 31 मई 2021 से सीबीडीटी चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे महापात्रा। 3 महीने या नियमित चेयरमैन की नियुक्ति तक अतिरिक्त प्रभार संभालेंगी अब संगीता सिंह। फिलहाल सीबीडीटी में सदस्य है आयकर एवं राजस्व है IRS संगीता सिंह। इसके अलावा उनके पास सदस्य करदाता सेवाओं का भी अतिरिक्त प्रभार है। गुजरात में चुनाव और उससे पहले गुजरात सरकार की बड़ी घोषणा, कर्मचारियों को लुभाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया गया है। गुजरात के स्थापना दिवस के मौके पर कर्मचारियों को मिला बम्पर तोहफा। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 से बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। कार्मिकों को 7वें वेतन आयोग के तहत यह फायदा मिल रहा है। 2 किस्तों में कर्मचारियों को बीते 10 महीने के एरियर का भुगतान किया जाएगा और यकीनन इससे गुजरात के कर्मचारी खुश होंगे। सवाल यह है कि भारतीयता क्या है? जाति है, नागरिकता के बराबर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम का लेख, उन्होंने लिखा कि भारतीयता नागरिकता है, जाति नहीं। एक समाचार पत्र में भारतीयता ही एकमात्र जाति, ये पढ़कर वो चौंक गए। उन्होंने ऐसा लिखा। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री के भाषण में शब्दों के गलत चयन से भारी गफलत पैदा हुई है। भारतीयता को जाति के बराबर दर्जा देना खतरनाक है, क्योंकि जातियों के अपने कड़े और प्रतिगामी नियम होते हैं। वो लिखते हैं कि मैं समझ सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने किस भावना से ऐसे कहा होगा, लेकिन शब्द का चयन दुर्भाग्यपूर्ण और गलत था। भारतीयता को माना जाना चाहिए नागरिकता की समकक्ष। भारत को नए आर्मी चीफ मिले हैं और आर्मी चीफ बनने के बाद पाकिस्तान को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग कैंप में कमी के कोई सबूत नहीं। यानी कि जो पाकिस्तान मुखौटा लगाकर यह बताता है कि वो आतंकवाद पर कंट्रोल कर रहा है, अपनी जमीन से आतंकियों को पनाह देकर ट्रेनिंग नहीं दे रहा। नए आर्मी चीफ मनोज पांडे कह रहे हैं ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग कैंप में कमी की कोई सबूत नहीं। आतंकी ट्रेनिंग कैंपों पर कोई कार्रवाई पाकिस्तान में नहीं हो रही। उल्टा पाकिस्तान में आतंकियों की संख्या बढ़ गई। वो आगे कहते हैं कि मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भरता पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन की जंग के अंदर यूक्रेन लगातार सहायता मांग रहा है, जंग के मैदान में आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी। सेना की क्षमताओं के विकास पर काम कर रहे हैं, स्वदेशी हथियार प्रणालियों के विकास पर काम कर रहे हैं। LOC पर घुसपैठ और हिंसा कम हुई है। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बड़े असर की। 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा खादी का कारोबार। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान खादी की बिक्री 43% बढ़ी है। पिछले साल 5052 करोड़ रुपए तक पहुंची खादी की बिक्री। इसमें 22% खादी का कपड़ा बिका है, बाकी बिकी हैं बनाई गई ड्रेसेस। पहली बार 1.15 लाख करोड़ रुपए का भारी कारोबार खादी ने किया है। कई टेक्सटाइल कंपनियों से ज्यादा खादी की बिक्री हुई है और ये गांधी जी का भी सपना था, स्वदेशी अपनाओ, और उन्होंने खादी को प्रमोट किया। हालांकि बीते दौर में खादी कहीं लुप्त हो गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खादी को लेकर अभियान चलाए, स्टोर्स खुलवाए, खादी को नए दौर के हिसाब से रिडिजाइन कराया और उसका असर अब मार्केट में दिखाई दे रहा है कि 1.15 लाख करोड़ रुपए की सेल खादी ने की है और ये कई टेक्सटाइल कंपनी से ज्यादा है। एक आंकड़ा आपको बताते हैं, क्योंकि कश्मीर में अक्सर आप मुठभेड़ की घटनाएं देखते हैं आतंकियों की।
हत्या की खबरें हम दिखाते हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में मारे गए 15 विदेशियों सहित 62 आतंकी अभी तक, और ये इस साल अभी तक का मुठभेड़ का आंकड़ा है, जबकि अभी सिर्फ 1 मई है। 62 आतंकियों की मौत अभी तक हो गई है। इनमें से आपको अलग अलग संगठन से जुड़े कितने आतंकी रहे जिनको मौत के घाट उतार दिया गया। लश्कर-ए-तैयबा के 39 आतंकी इस साल 1 मई तक सेना की गोली के शिकार हो चुके हैं। जैश-ए-मोहम्मद के 15 आतंकी सेना की गोली के शिकार हो चुके हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के 6, अल-बद्र के 2 आतंकी शामिल रहे हैं। 2021 में हुई थी 20 विदेशियों सहित 168 आतंकियों की मौत, या कहें कि जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट को जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है उसका असर दिखाई दे रहा है कि जो भी आतंकी आतंक फैलाने के इरादे से कश्मीर में एंट्री करता है वो सेना की गोली का शिकार होता है। पूरे देश भर के अंदर लाउडस्पीकर को लेकर राजनीति हो रही है। यूपी में घमासान हो रहा है, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन में बैठे नीतीश कुमार कहते हैं कि लाउडस्पीकर का मुद्दा बिहार में फिजूल है, बेकार है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मुद्दों में उलझने के लिए वक्त नहीं है। बिहार में हम लोग किसी भी धर्म के मामले में कोई इंटरफेरेंस, कोई हस्तक्षेप नहीं करते। सभी को अपना धर्म अपनाने का पूरा अधिकार है। बिहार में बीजेपी के सहयोग से एनडीए सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार, और पूर्णिया में पत्रकारों से बात कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और हाल ही में जब लालू के बेटों की तरफ से, तेज प्रताप की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, उसमें भी नीतीश कुमार पहुंचे। तो और अब वो कह रहे हैं कि लाउडस्पीकर बिहार में कोई मुद्दा नहीं। और अब बात करते हैं संडे एक्सप्रेस में संडे स्टोरी की। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी, गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी की अलग आवाज है। प्रधानमंत्री के बारे में ट्वीट करने पर जेल में गुजार चुके हैं 10 दिन। जमानत पर यहां होने के बाद असम पुलिस पर फर्जी एफआईआर का आरोप लगाया। गुजरात हाईकोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस कर चुके हैं मेवानी। दलित राजनीति में बड़ा चेहरा बनकर जिग्नेश मेवानी उभर रहे हैं, और गुजरात के चुनाव में कितना असर दिखाई देगा ये बता पाना मुश्किल, लेकिन वो तेजी से उभरे हैं, और वो उस जोर में उभरे हैं जब हार्दिक पटेल उभरे, कन्हैया कुमार उभरा। और अभी गुजरात के पॉलिटिक्स में दलित वोटर्स को किस तरीके से वो लुभा पाते हैं और किस पार्टी की तरफ लुभा पाते हैं, इस पर सभी की नजरें बनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। हर साल 31 मार्च तक अपनी संपत्ति की घोषणा अब करनी होगी, और ये जरूर करनी है। आचार संहिता का पालन करते हुए कोई धंधा मंत्री नहीं करेगा। मंत्रियों, उनके परिजनों को स्वीकार नहीं करने चाहिए महंगे तोहफे। विदेशी कंपनी में बगैर अनुमति नौकरी नहीं करेंगे मंत्री के रिश्तेदार, और मंत्रियों पर 5,000 रुपए से ज्यादा कीमत के तोहफे लेने पर भी रोक लगा दी गई। यानी कि अगर कोई मंत्री गिफ्ट लेता है तो वो ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए तक का गिफ्ट ले सकता है। इससे ऊपर का कोई गिफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। और 31 मार्च को ये बताना पड़ेगा कि बीते साल के मुकाबले इस बार संपत्ति में कितना इजाफा हुआ है, और वो इजाफा अगर हुआ है तो उसके आय का सोर्स क्या है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा होने में 2 महीने बाकी है। इसके बाद दोबारा चुने जाएंगे, नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति भवन से रिटायर होने के बाद 12 जनपद में कोविंद रहेंगे। आपको बता दें कि इस बंगले में इससे पहले दिवंगत रामविलास पासवान रहा करते। जनवरी 2021 में सरकार ने पासवान परिवार से यह बंगला खाली करवा लिया। रामनाथ कोविंद के निवास के लिए बंगले में साज सज्जा का काम जारी है, ताकि 2 महीने के बाद जब वो रिटायर हो तो वो इस बंगले में आराम से रह सके। हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय प्रशासन का फैसला, राहुल गांधी को विद्यार्थियों के साथ संवाद की अनुमति नहीं, परमिशन नहीं दी गई। 7 मई को हैदराबाद में राहुल गांधी का संवाद का कार्यक्रम था। कुछ छात्र संगठनों ने दिया था राहुल गांधी को निमंत्रण।
विश्वविद्यालय प्रशासन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं कुछ छात्र, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने राहुल गांधी के संवाद की मंजूरी नहीं दी। चारधाम यात्रा 2 सालों के बाद शुरू हो रही है और ऐसे में रुझान भी बहुत ज्यादा है। चारधाम यात्रा के लिए 2,88,885 लोगों का ऑनलाइन पंजीकरण अभी तक हो चुका है। रोटेशन यात्रा के तहत अब तक हो चुकी 700 बसों की बुकिंग। पिछले 2 सालों से कोविड के कारण चारधाम की यात्रा रुकी हुई थी। इस बार स्थिति अनुकूल है। 3 मई को खुलेंगे यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट, 6 मई को खुलेंगे केदारनाथ के, 8 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। श्री हेमकुंड धाम के कपाट 22 मई को खोलने का फैसला लिया गया और उसके बाद फिर अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। और अब बात करते हैं यूपी की रामपुर सीट की। माना जा रहा है एक बार फिर से ये यूपी की सियासत को गरमाएगी, हॉट सीट साबित होगी, क्योंकि AIM-IM प्रमुख ओवैसी ने टेंशन बढ़ा दी है। आजम खान के इस्तीफे के कारण उपचुनाव इस सीट पर हो रहा है। ये उपचुनाव यूपी नहीं पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर सकता है, एक नई दिशा दे सकता है, एक नया विकल्प दे सकता है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी ने आजम खान को न्योता दिया है। सपा से नाराज आजम खान पर AIM-IM डोरे डाल रही है, लुभाने की कोशिश कर रही है। अगर इस सीट पर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं और आजम मदद करते हैं तो जीत मिल सकती है, ऐसी संभावना बन सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो यूपी में यह समीकरण सपा, बसपा और कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ओवैसी आजम खान के साथ मिलकर मुस्लिम वोटर्स के लिए एक नया विकल्प तैयार कर सकते हैं। सिर्फ यूपी नहीं, दूसरे राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में भी इसका असर दिखाई दे सकता है। सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में बिना सीएम फेस के बीजेपी चुनाव लड़ेगी? मतलब क्या एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ही बीजेपी के ट्रम्प कार्ड होंगे, फेस होंगे? बीजेपी बिना सीएम घोषित किए उतरेगी चुनावी मैदान में। हालांकि अभी भी पार्टी की प्रदेश इकाई में रमन सिंह ही सबसे बड़े चेहरे हैं। रमन सिंह ने प्रदेश कमेटी में अपने करीबियों को दिलाए अहम पद। वैसे गत चुनाव में हार के बाद उनका राजनीतिक कद कम हुआ है। उधर भूपेश बघेल की प्रदेश में मजबूत पकड़ के कारण बीजेपी की रणनीति अलग है। बीजेपी थिंक टैंक सीएम बघेल बना प्रधानमंत्री में मुकाबले को बनाना चाहते हैं। इसी तरह अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ बनाम शिवराज का माहौल बनने लगा है। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव के बीच गई चुनावी बिसात और कांग्रेस ने एक बार फिर से कमलनाथ को ही पार्टी का चेहरा बनाने की तैयारी की है। बात अगर बीजेपी की जाए तो बीजेपी भी शिवराज सिंह पर ही दाव लगाएगी। पिछली बार भी 15 एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद शिवराज ने दी थी कड़ी टक्कर। कांग्रेस में कमलनाथ के नाम पर दिग्विजय को भी आपत्ति नहीं होगी। बताया जा रहा है कि कमलनाथ ने विधायक दल के नेता का पद भी सशर्त छोड़ा। वैसे बीजेपी में कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्र, गोपाल भार्गव, विष्णुदत्त शर्मा भी बड़े चेहरे हैं। फिर भी बीजेपी शिवराज के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में जाना चाहिए।